हाँ जी, देखिए क्या चल रहा था आपका लास्ट क्लास में। चलेगा, ठीक। स्टेबिलिटी कर, स्टेबिलिटी कर, ठीक। चलिए बना लीजिएगा, ये बता दिया मैंने, लास्ट क्लास में बताया होगा ना किस किस के बीच में बनता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मतलब n, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज p, इसके बीच में एक कर्व ड्रॉ होता है, ठीक। ये आपके पास ओरिजिन है, होना चाहिए तुम्हारे पास दिस, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होना चाहिए। बट स्टेबिलिटी कर्व कैसा होता है आपके पास में, ये कुछ इस तरह से होता है ना। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। ये बना लीजिए, ठीक है ना। क्या हुआ, कुछ पूछना है? ये हो गया n बराबर जेड लाइन, और इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी कर्व। स्टेबिलिटी कर्व टेस्ट हो गई थी भाई तुम्हारे, हाँ? तो कुछ बन गए थे क्वेश्चंस में, डाउट्स हैं? चलो वो डाउट्स भी तुम्हारे क्लियर कर देंगे एक बार। देखिए भाई, ये आपके पास है, दिस इज द स्टेबिलिटी कर्व, ठीक। रितु बोल रही है सर ऑनलाइन अपलोड नहीं हुआ टेस्ट, इस वीक में हो जाएंगे भाई, है ना। तुम्हारे जो ऑनलाइन टेस्ट हैं वो इस वीक में नहीं, एक दो दिन में ही हो जाएंगे तुम्हारे पास, ठीक है। तो तुम अपलोड टेस्ट दे लेना, कभी भी दे सकते हो तुम एक बार, ठीक। तो ये लगभग तुम्हारे पास ये यहाँ तक, जहाँ पे n बराबर जेड चलेगा, ये 20 तक चलेगा, ठीक है। आफ्टर दिस क्या होगा तुम्हारे पास में, न्यूट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे प्रोटॉन से। क्यों होता है ऐसा, ये बता दिया था लास्ट क्लास में, स्टेबिलिटी के लिए, है ना। क्योंकि अगर किसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूक्लियर फोर्स पे डोमिनेट करने लग जाता है। तो उस केस में क्या होगा, जस्ट वहाँ पे विस्फोट होगा, कोलैप्स हो जाएगा न्यूक्लियस, स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी को बनाने के लिए फॉर हायर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आपके न्यूट्रॉन्स आपके पास ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसमें न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कर देता है, ठीक है, जिससे तुम्हारे पास न्यूक्लियस स्टेबल बना रहता है, ठीक। तो दैट इज द स्टेबिलिटी कर्व। लिख लीजिए इसके अंदर, व्हाट इज द स्टेबिलिटी कर्व, द कर्व बिटवीन number of protons and number of neutrons and number of neutrons, number of protons and number of neutrons, ठीक। लिख लो इसके अंदर, for nuclei having z is less than or equal to 20, the stability curve coincide with the stability curve coincide with n बराबर जेड लाइन, n बराबर जेड लाइन। बट बियॉन्ड दिस मतलब z ग्रेटर देन 20 के बाद, या ग्रेटर देन 20 के लिए, द कर्व डेविएट्स टुवार्ड्स द कर्व डेविएट्स towards the neutron axis, this is called as
स्टेबिलिटी कर्व, दिस इज कॉल्ड एज स्टेबिलिटी कर्व, दिस इज कॉल्ड एज स्टेबिलिटी कर्व। क्लियर है? जैसे ही तुम्हारे पास z ग्रेटर देन 20 बनता है तो जो ये कर्व है वो न्यूट्रॉन एक्सिस, दिस इज द न्यूट्रॉन एक्सिस, इसकी तरफ डेविएट हो जाता है और यही कर्व आपके पास क्या होगा? स्टेबिलिटी कर्व होगा। ऐसा क्यों होता है इसका भी रीजन लिख लीजिएगा। ऐसा क्यों होता है इसका भी रीजन लिख लीजिएगा। लिखिए, फॉर हैवी न्यूक्लियाई, फॉर हैवी न्यूक्लियाई, फॉर हैवी न्यूक्लियाई द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बिकम, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स become, the number of neutrons become more than the number of protons, more than the number of protons, number of protons, more than the number of protons, to balance the Coulombian force, to balance Coulombian force, Coulombian force among protons, among protons जो कि प्रोटॉन्स के बीच में लगता है, बाय न्यूक्लियर फोर्स। और वो किसके थ्रू बैलेंस करते हैं? बाय न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू, बाय न्यूक्लियर फोर्स। इसलिए जो स्टेबिलिटी कर्व है वो न्यूट्रॉन एक्सिस की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, देखो, देयर इज ए रीजन, देयर इज ए रीजन, देयर इज ए रीजन अराउंड स्टेबिलिटी, अराउंड स्टेबिलिटी, अराउंड स्टेबिलिटी curve in which nuclei are, stability curve in which nuclei, in which nuclei are found to be stable, are found to be stable, found to be stable. This region is called stability region. This region is called stability region. This region is called stability region. ठीक, एक बार के लिए कर्व दोबारा बनाएंगे। स्टेबिलिटी रीजन कौन सा बता रहा है ये? ठीक, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। होना चाहिए ऐसा, होता है तुम्हारे पास डेविएट कुछ इस तरह से। ठीक, ये इस तरह से होता है। तो जो भी तुम्हारे पास न्यूक्लियॉन्स, जो भी न्यूक्लियस इस रीजन के अंदर आएगा उसे ही हम क्या बोलेंगे? यस, और ये रीजन होता है तुम्हारे पास स्टेबिलिटी रीजन। देखो, दिस इज द स्टेबिलिटी रीजन, स्टेबिलिटी रीजन, स्टेबिलिटी रीजन। ठीक, स्टेबिलिटी रीजन। ठीक, देखो यहाँ पे एक बार फिर बाद में लिख लेना। इधर देखो, मान लो आपके पास, इधर देखो एक बार बाद में लिखना, मान लो आपके पास कोई न्यूक्लियस यहाँ पे है। ठीक है, तो क्या वो स्टेबल है? इस रीजन में नहीं आ रहा, तो स्टेबल नहीं है तो क्या होगा? इसका मतलब न्यूट्रॉन्स तो बहुत ज़्यादा हो गए, प्रोटॉन्स, तो इस केस में क्या होगा? न्यूट्रॉन से क्या बनेगा? प्लस में इलेक्ट्रॉन, है ना? इलेक्ट्रॉन बनेगा तभी तो तुम्हारे पास में चार्ज कंजर्व होगा। इसे हम कहते हैं
बीटा माइनस डीके। ठीक, तो ये जैसे ही न्यूट्रॉन से प्रोटॉन्स बनेंगे तो हो सकता है कि ये जो तुम्हारे पास न्यूक्लियस यहाँ था वो कहाँ हो जाए तुम्हारे पास में, हो सकता है कि यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन्स बढ़ जाएंगे, न्यूट्रॉन्स कम हो जाएंगे, तो ये कौन से रीजन में आ गया, स्टेबिलिटी रीजन में। अब वो स्टेबल हो चुका है। ठीक है, ऐसे ही मान लो कोई तुम्हारे पास में यहाँ पे कोई न्यूक्लियस यहाँ पे है, ठीक है, कोई न्यूक्लियस, या फिर मान लो यहाँ तो यही इसके अंदर है तुम्हारे पास में। अब क्या वो स्टेबल है? नहीं है, स्टेबिलिटी रीजन में नहीं आ रहा है। तो क्या होगा तुम्हारे पास, प्रोटॉन, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो प्रोटॉन क्या होगा, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, साथ में एक पॉजिट्रॉन निकलेगा। तो क्या होगा उस केस में, तो हो सकता है कि वो यहाँ पे आ जाए, तो उस केस में क्या होगा तुम्हारे पास, नहीं यहाँ पे आ जाए, तो न्यूट्रॉन्स तो बढ़ जाएंगे ना, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बन रहा है, न्यूट्रॉन्स बढ़ गए, न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स क्या हो गए तुम्हारे पास, तो स्टेबिलिटी रीजन में आ गया, तो मतलब वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो इस केस में अगर कोई यहाँ पे है तो क्या होगा तुम्हारे पास में, बीटा प्लस डीके। नोट कर लीजिएगा। इधर शिफ्ट होगा, इसका मतलब ये इधर आएगा तुम्हारे पास। हो गया, क्लियर है ये? तो लिखो नीचे लाइन से, नीचे लाइन से लिखिए इसके अंदर, देखिए द न्यूक्लियाई लेइंग बियॉन्ड द स्टेबिलिटी रीजन, द न्यूक्लियाई लेइंग बियॉन्ड द स्टेबिलिटी रीजन, मतलब जो स्टेबिलिटी रीजन में नहीं होगा, है ना, स्टेबिलिटी रीजन आर बीटा माइनस एंड बीटा प्लस इमिटर, आर बीटा माइनस एंड बीटा प्लस इमिटर, बीटा प्लस इमिटर। ठीक है, तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा स्टेबिलिटी कर्व से, जो लेफ्ट साइड वाला होगा उसमें क्या होगा, ये लेफ्ट साइड है, दिस इज बीटा इमिटर, बीटा माइनस इमिटर, और जो राइट साइड वाला उसमें क्या होगा, बीटा प्लस इमिटर, बीटा प्लस इमिटर। ठीक है, तो सीधी सी बात है, बीटा डीके क्यों होते हैं तुम्हारे पास में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो को इंप्रूव करने के लिए, है ना। अपन ये देख रहे हैं ना बीटा डीके में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। ऐसा क्यों होता है, कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो उसको स्टेबल बना देते हैं। स्टेबल को न्यूक्लियस कब होता है, जब उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो एक प्रॉपर लेवल के अंदर होता है। तो लिख सकते हैं, इसमें लिखो बीटा डीके अकर, तो ये इंटरव्यू में पूछते हैं अल्फा डीके क्यों होता है, बीटा डीके क्यों होता है। ठीक है, तो लिखो बीटा डीके अकर टू improve neutron proton ratio, to improve neutron proton ratio, neutron proton ratio। क्लियर है, तो दिस इज द स्टेबिलिटी कर्व। तो जस्ट पूछेगा तो तुमसे यही पूछेगा, देखो तो ये इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेबिलिटी कर्व को ड्रॉ करो, सिंपली ये बोलते हैं। ठीक है, तो आप सिंपल स्टेप का ड्रॉ कर दोगे। दूसरा क्वेश्चन ये उठता है इंटरव्यू के अंदर कि ये इधर शिफ्ट क्यों हुआ तुम्हारे पास ये स्टेबिलिटी कर्व, तो आप बता सकते हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अगर इक्वल रहेंगे तो वहाँ पे कोलम्बियन फोर्स ज़्यादा होता है, तो न्यूक्लियस के कोलैप्स होने का डर रहता है ना, स्टेबल नहीं होता है वो। इसलिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे तो वहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट करेगा कोलम्बियन फोर्स पे, तो वो उसको बाउंड करके रखता है, तो वहाँ पे स्टेबल आपको मिलता है। तो ऐसे करके तुम्हारे पास में इंटरव्यू में क्वेश्चन आ सकता है।
रिटर्न एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि आपको सिंपली कर्व बोलेगा और बोलेगा स्टेबिलिटी कर्व जो है वो किधर शिफ्ट होगा, किसकी तरफ, प्रोटॉन एक्सिस की तरफ होगा, न्यूट्रॉन एक्सिस की तरफ होगा, या फिर n बराबर जेड लाइन पे होगा, नन ऑफ दीज। तो किधर शिफ्ट होगा, ये न्यूट्रॉन एक्सिस की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है ना। दूसरा तुमसे पूछ सकते हैं कि ये जो स्टेबिलिटी कर्व है इसके लेफ्ट साइड में, मतलब इधर, जैसे एक को पॉइंट तुम्हें नाम दे देंगे, ये पहला रीजन है, ये दूसरा रीजन है। फर्स्ट रीजन में बीटा माइनस होता है, सेकंड में बीटा प्लस होता है। सेकंड ऑप्शन इसमें बीटा प्लस होता है, बीटा माइनस होता है। थर्ड ऑप्शन तुम्हारे पास में बीटा माइनस बीटा प्लस नहीं होता है। फोर्थ ऑप्शन, ऐसे करके 4 ऑप्शन नन ऑफ दिस करके दे देंगे, ठीक है। तो आप बता सकते हो फर्स्ट वाले में बीटा माइनस, इसमें क्या होगा बीटा प्लस। ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, है ना। आप लास्ट टाइम आपको न्यूक्लियर फिजिक्स के एक साथ वाले क्वेश्चंस मिले या नहीं मिले, ठीक है, मिल जाएंगे अभी। अशोक, ठीक है, तो उसमें आप क्वेश्चन देखना एक बार, प्रीवियस ईयर जो आए हुए हैं ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस उठाए हुए हैं वहां से, है ना। न्यूक्लियर फिजिक्स का मोहित सर से ले लेना या मैम से ले लेना, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के न्यूक्लियर पार्टिकल के, एक शायद मैथमेटिकल के भी बन चुके हैं और क्वांटम के भी बन चुके हैं, ठीक है। तो उनका तुम प्रिंट निकालना और स्टूडेंट्स को दे देना, कल दे देना, ठीक है, ठीक है, कल मिल जाएंगे तुम्हें, है ना। तो ये ध्यान रखना, यहां से स्टेबिलिटी कर्व से क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट लिखिए इसके अंदर, एप्लीकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एप्लीकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, है ना, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एप्लीकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सब लोग जानते हैं, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स किसके बराबर होता है, लगभग मैं मान लेता हूं एच क्रॉस के बराबर है ना। बाकी आप ग्रेटर देन आर इक्वल टू लिखते होंगे, मैं मान लेता हूं ये एच क्रॉस के बराबर है। तो लिखो फॉर स्फेरिकल सिमेट्रिक न्यूक्लियस, फॉर स्फेरिकल सिमेट्रिक न्यूक्लियस, फॉर स्फेरिकल सिमेट्रिक न्यूक्लियस, ठीक है। स्फेरिकल सिमेट्रिक न्यूक्लियस के लिए जो तुम्हारे पास डेल्टा एक्स होगा, ये पोजीशन ही एक तरह से, तो वो किसके बराबर होगा, आर के बराबर, ठीक। इसको मैं बोलूंगा रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई। आर आपके पास में क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई। और आप ये भी जानते हो एंड आर जो होता है वो किसके बराबर होता है, आर नॉट ए की पावर 1/3, ठीक है। तो लिखो यहां पे लिखो, अगर मैंने पोजीशन में अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स मान ली तो मोमेंटम में कितना होगा, डेल्टा पी। तो लिखो यहां पे मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस, नीचे लाइन से लिखो मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियन, न्यूक्लियन क्या क्या हो सकता है, क्या तो न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, इनसाइड न्यूक्लियस विल बी इक्वल टू, इनसाइड न्यूक्लियस will be equal to uncertainty in momentum, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ठीक। तो यहां से जो P होगा आपके पास में उसको मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा P, और वो किसके बराबर आएगा जल्दी से बताइए, एच क्रॉस अपॉन में डेल्टा एक्स, ये अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक। तो यहां से तुम्हारे पास होगा डेल्टा P एच क्रॉस अपॉन में R, क्योंकि डेल्टा एक्स तुम्हारे पास क्या हो गया, R हो गया। तो यहां से आपके पास हो जाएगा एक तरह से P, डेल्टा P बोल दो या P बोल दो, है ना, एच क्रॉस अपॉन R नॉट ए की पावर 1/3, ए की पावर 1/3। तो यहां से मैं बोलूंगा P प्रपोर्शनल टू, P प्रपोर्शनल टू ए की पावर -1/3। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। ऑलरेडी यहां से आरपीएससी सेट के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं।
ठीक। तो इनसाइड न्यूक्लियस जो न्यूक्लियन का मोमेंटम है वो ए की पावर से कैसे वेरी करेगा, सिंपली ऐसे क्वेश्चन आएगा। ए की पावर 1, ए की पावर 1/3, ए की पावर -1/3, ए की पावर 2/3, ऐसे 4 ऑप्शन आएंगे। तो क्या होगा तुम्हारे पास में, ए की पावर -1/3। ठीक है, नीचे लाइन से लिख लो, इफ वेलोसिटी, अगर ये किसकी बात करें, वेलोसिटी की बात करें, तो आपके पास क्या होगा, अगर वेलोसिटी की बात करेगा तो क्या होगा आपके पास में, v बराबर p बराबर m भी होता है ना, p/n, यहां से निकल जाएगा तुम्हारे पास। ठीक, चलो तो एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से, एक क्वेश्चन लिखो। क्या चीज, हाँ, m आपके पास में मास ऑफ न्यूक्लियन है, चाहे प्रोटॉन का रखो चाहे न्यूट्रॉन का रखो। हाँ ठीक, चलिए नीचे लाइन से लिखो, इसमें नीचे लाइन से लिखो। देखो जैसे क्वेश्चन कैसे आया हुआ है मैं बता देता हूँ आपको, जो कि सेट के एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है, द मीन मोमेंटम ऑफ ए न्यूक्लियस, द mean momentum of a nucleon in a nucleus with mass number A, with mass number A varies as ऑप्शन ए होगा A, B A², C A की पावर -2/3, A की पावर -1/3। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तुम्हारे पास पूछ रहा है मीन मोमेंटम, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। अच्छा, न्यूमेरिकल कैसे बन सकता है वो भी लिख लो आप। क्वेश्चन गेट के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो हो सकता है तुम्हारे असिस्टेंट प्रोफेसर या सेट के एग्जाम में आ जाए। लिखिए, ए पार्टिकल इज कन्फाइंड, ए पार्टिकल इज कन्फाइंड, ए पार्टिकल इज कन्फाइंड विद इन ए स्फेरिकल रीजन, विद इन ए स्फेरिकल रीजन, within a spherical region of radius 1 फेम्टोमीटर। क्या होता है फेम्टोमीटर, हाँ भाई, 1 फेम्टोमीटर क्या होता है, जो फर्मी होता है वही फेम्टोमीटर होता है, ध्यान रखना, 10⁻15। ठीक, देखो, इट्स मोमेंटम कैन बी एक्सप्रेस टू बी अबाउट, इट्स मोमेंटम कैन बी एक्सप्रेस्ड टू बी अबाउट, लिख लो ऑप्शन ए 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई सी, ऑप्शन बी 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई सी, ऑप्शन सी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई सी, ऑप्शन डी 2 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई सी। 4 ऑप्शन है भाई आपके पास।
कौन सा ऑप्शन आएगा भाई? यस, शीतल सी ऑप्शन बता रहे हैं। देखो सी ऑप्शन ही आ रहा है या और कुछ आ रहा है? देखिए आपके पास क्या गिवन है, ए पार्टिकल इज कन्फाइंड विद इन ए स्फेरिकल रीजन ऑफ रेडियस दिस, ठीक है, यानी कि आर, आपको ये आर बोल दो या फिर क्या बोल दूं मैं, डेल्टा एक्स बोल दूं। कितना दे रखा है आपको? 1 फर्मी दे रखा है। इट्स मोमेंटम कैन बी एक्सप्रेस टू बी अबाउट, एक्स मतलब पोजीशन दे रखा है, मोमेंटम पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ही लगेगा, ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए। तो मोमेंटम आपके पास क्या हो जाएगा? पी एच क्रॉस अपॉन में बोलो डेल्टा एक्स, ठीक है, तो ये हम निकाल सकते हैं। लेकिन यूनिट देखो तुम्हें कैसे दे रखी है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई सी, है ना, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इस टाइप का दे रखा है तुम्हें, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया होगा, कुछ यूनिट्स लिखवाई होगी। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, एच क्रॉस सी डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इंटू सी, लिख सकता हूं ऐसा। अच्छा, इसको यहां पे तुम्हारे पास जो P होगा, मोमेंटम जो होगा, H क्रॉस C की वैल्यू कितनी लिखवाई है मैंने? 197.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू फर्मी। देखो ध्यान से, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू फर्मी लिखवा रखा होगा, ठीक। अपॉन में डेल्टा एक्स कितना है? 1 फर्मी, ठीक। और ये C आपके पास ऐसे के ऐसे है। इससे फायदा क्या हुआ? एक तो मुझे नीचे C चाहिए था, तो देखो नीचे C आ गया तुम्हारे पास। अच्छा, ये भी फर्मी के अंदर आ गया, तो फर्मी से फर्मी कैंसिल आउट हो गया, तो तुम्हारे पास क्या आ गया? 197.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई C। तो कौन सा ऑप्शन तुम्हें मिल रहा है भाई? लगभग मैच कौन सा हो रहा है तुम्हारे पास में? एक्सप्रेस टू बी अबाउट, है ना, लगभग कितना है तुम्हारे पास? ये होगा, ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लो। हो गया। अब देखो मैं इसी टाइप के आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जो कि गेट एंड सेट के एग्जाम में पूछा हुआ है। लिखिए, द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन, द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन, kinetic energy of nucleon in a nucleus of atomic weight A, in a nucleus of atomic weight A varies as a की पावर n, ठीक है, वेयर n इज, वेयर n इज अप टू 2 डेसिमल, अप टू 2 डेसिमल। बताओ भाई जल्दी से, n आपके पास क्या होगा? What is the value of
0.66 या 0.67, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। देखो देखो भाई, आसान था तुम्हारे पास क्वेश्चन। तब मीन काइनेटिक एनर्जी इस बार क्या है तुम्हारे पास में? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है? p²/2m, ये तो तुमने पढ़ा है। और p प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? a⁻⁻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 ⁻
स्क्वायर, सो द काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू ए की पावर माइनस 2/3। तो n बराबर कितना हो गया, -2/3 यानी कि -0.67। दिस इज द करेक्ट आंसर, यस 0.67। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन, आरपीएससी और नेट दोनों एग्जाम में पूछा हुआ है। लिखिए लिखिए, द रूट मीन स्क्वायर एनर्जी, द रूट मीन स्क्वायर एनर्जी, द रूट मीन स्क्वायर एनर्जी, क्वेश्चन में लिख लो आरएमएस एनर्जी, आरएमएस एनर्जी, ठीक, ऑफ ए न्यूक्लियन इन ए न्यूक्लियस, ऑफ ए न्यूक्लियन इन ए न्यूक्लियस, इन ए न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक नंबर ए, ऑफ एटॉमिक नंबर ए in its ground state varies as, in its ground state varies as, varies as, in a ground state varies as, option A a की पावर 4/3, option B a की पावर 1/3, option C a की पावर -1/3, a की पावर -2/3। बताइए भाई, बताओ भाई कौन सा ऑप्शन होगा? हाँ जी, डी, यस। देखो आपको बोल रहा है द रूट मीन स्क्वायर एनर्जी, आरएमएस एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियन इन ए न्यूक्लियस ऑफ द एटॉमिक नंबर ए इन इट्स ग्राउंड स्टेट, क्या होगा आपके पास में, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे जो ई है ये एक तरह से क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और ये कितनी होती है तुम्हारे पास में, p²/2m। आपको क्या बोल रहा है, रूट मीन स्क्वायर आरएमएस, तो यहां से उल्टा चलते हैं इसमें। सबसे पहले क्या करो, उसका स्क्वायर करो, उसके बाद में उसका मीन लो, और उसके बाद में उसका अंडर रूट लो, यही तो हो गया तुम्हारे पास। तो ये क्या हो जाएगा, इसको भूल जाओ क्योंकि मुझे तो पी पे ही डिपेंड करेगा ए, तो p² का स्क्वायर, फिर उसका मीन, और फिर उसका अंडर रूट। तो p² प्रोपोर्शनल टू क्या होता है भाई, अभी अपन ने निकाल लिया, p प्रोपोर्शनल टू होता है a की पावर -1/3, तो p² प्रोपोर्शनल टू 2/3, तो उसका भी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, a की पावर -4/3, और बाद में उसका क्या है अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा 2/3। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यस, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो देखो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन ए न्यूक्लियस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
क्योंकि खासकर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, सेट के एग्जाम में, गेट के एग्जाम में, ऐसे एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस आते हैं जनरली। एक क्वेश्चन और करके बताएंगे, फिर अपन आगे चलेंगे इसमें। देखिए, यूज अनसर्टेनिटी रिलेशन, यूज uncertainty relation to estimate the kinetic energy, to estimate kinetic energy of nucleon the nuclear radius is about, the nuclear radius is about 8 into 10 to the power minus 13 centimeter, ठीक। and mass of the nucleon is about, and mass of nucleon is about 930 या 940 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। करो भाई इसको, आसान सा क्वेश्चन है, पहले जो गिवन है वो लिखो। ये क्वेश्चंस ओनली इसलिए करवाए जा रहे हैं कि यूनिट्स से आप कैसे क्वेश्चन सोल्व करोगे, है ना, मतलब यूनिट्स कैसे मैनेज करोगे क्वेश्चन के अंदर, ये आपको आना चाहिए। हुआ? बस तुम्हें यूनिट्स को मैनेज करना है ना, यूनिट्स मैनेज करना आ गया तो आराम से कर लोगे। आंसर बोलो। यस, वेरी गुड। शीतल बता रहे हैं 0.32, ऋतु का भी 0.323 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मेगा है ना ऋतु, मिली नहीं आएगा मेगा, हाँ ठीक है मेगा ही होगा। नहीं बना भाई? देखो इधर देख लो, इधर देखो एक बार, इधर देखो, लिखना बंद कर दो बिल्कुल, इधर देखो। यूज अनसर्टेनिटी रिलेशन एस्टिमेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर
इन ए न्यूक्लियर रेडियस इज अबाउट दिस, ठीक है। मतलब आपको क्या दे रखा है एक तरह से, आर बोल दो या फिर डेल्टा एक्स, कितना बोल सकता हूं इसको मैं, 8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर बोल दो, या फिर 8 फर्मी बोल देता हूं, ठीक। आपको बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी निकालो, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, p²/2m के बराबर, इक्वेशन नंबर 1। अब मेरे पास r है तो यहां से मैं p निकाल लूं, m तो मैं दे ही रखा है, वैल्यू रखो सिंपली, तो p कैसे निकलेगा, p बराबर हो जाएगा h× में डेल्टा x, वही करेंगे अपन, h×c में डेल्टा x इंटू सी, इसकी जगह कितना रखोगे 197.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू अपॉन में 8 फर्मी इंटू में c, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा p इज इक्वल टू, इसको सोल्व करो तो कितना आएगा, इसको सोल्व करो भाई, यहां पे 2 3 बचेंगे, यहां 4, ऐसे ही होगा, 5 बचे, ठीक है, 0.6, और यहां पे तुम्हारे पास 5 बचे, ठीक है, 6 7, ये हो जाएगा तुम्हारे पास, और ये हो गया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय सी, ठीक है। अब ये वैल्यू कहां पे रखेंगे, यहां पे रखेंगे, तो देखो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, देखो p² मतलब इसका स्क्वायर, तो 24.67 का स्क्वायर, ये हो जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी का स्क्वायर, ठीक है, जैसा है वैसा मैंने किया, अपॉन में 2m, तो 2 इंटू एम कितना है, मास कितना दे रखा है 940 c², यही है तुम्हारे पास। अब इसको सोल्व कर लो, तो यूनिट्स किस में आएगी, देखो देखो c² से c² कैंसिल आउट, एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कितने में आएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, इसको सोल्व कर लेना, 0.32 इस टाइप का तुम्हारे पास कुछ मिलेगा, देख लेना, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस है जहां पे आपको यूनिट्स को मैनेज करना होगा, है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था, 2 लिखवाया होगा, एक तो h×c की वैल्यू और एक e²/4πε0 की वैल्यू लिखवाया होगा, है ना, उसकी डायरेक्टली वैल्यू याद रखनी है, आगे क्वेश्चन में काम आएगा। चलें आगे, इसके अंदर हेडिंग लिखेंगे फीचर्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, फीचर्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, अगेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बताऊंगा आपको किस टाइप के क्वेश्चंस यहां से आते हैं, फीचर्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक, तो इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस में पहला फीचर लिखिए, फर्स्ट फीचर लिखेंगे, न्यूक्लियर नेचर में जितने भी फोर्सेज है उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है, न्यूक्लियर फोर्स ही है ना, तो लिख लो इसके अंदर, न्यूक्लियर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज, न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट force existing in nature, force existing in nature, existing in nature, ठीक। सेकंड लिखो, सेकंड लिखिए, न्यूक्लियर फोर्स हैज शॉर्ट रेंज, न्यूक्लियर फोर्स हैज शॉर्ट रेंज, ठीक, कोष्टक में लिख सकते हो 2 से 3 फर्मी,
इसका मतलब क्या होगा, मान लो तुम्हारे पास कोई न्यूक्लियस है, उसमें बहुत सारे क्या हैं, न्यूक्लियॉन्स हैं, ठीक है। अब मान लो उसमें से ये वाला न्यूक्लियॉन्स मैंने उठा लिया, तो क्या ये न्यूक्लियॉन्स इस न्यूक्लियस पे फोर्स लगाएगा, नहीं लगाता है ना। एक पर्टिकुलर रेंज होती है, उसी रेंज में तुम्हारे पास में न्यूक्लियॉन्स आपस में फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट रेंज होता है। अगर कोई दो न्यूक्लियॉन इस रेंज में आ रहे हैं तो आपस में क्या लगेगा, उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, ठीक है। तीसरा लिखो इसके अंदर, थर्ड लिखो, न्यूक्लियर फोर्सेज आर स्पिन डिपेंडेंट। न्यूक्लियर फोर्सेज आर स्पिन डिपेंडेंट। न्यूक्लियर फोर्सेज आर स्पिन डिपेंडेंट। फोर्थ लिखो इसमें, न्यूक्लियर फोर्सेज आर चार्ज, क्या होते हैं, यस, न्यूक्लियर फोर्सेज आर चार्ज इंडिपेंडेंट, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियर फोर्स चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगो, चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगो, चाहे न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगो, सब में क्या होता है तुम्हारे पास, सेम होता है ना। सब में तुम्हारे पास सेम होता है, मतलब चार्ज पे डिपेंड ये नहीं करता है। तो एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेंगे, एग्जाम में बोलेगा कि अबाउट द न्यूक्लियर फोर्स विच ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन ए, फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन ग्रेटर देन फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। ऑप्शन बी, ऐसे करके 4 ऑप्शन देंगे, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, सभी पे इक्वल फोर्स लगेगा। नेक्स्ट लिखिए, न्यूक्लियर फोर्स डिपेंड ऑन वेलोसिटी। न्यूक्लियर फोर्स डिपेंड अपॉन velocity of nucleon as well as orientation of spin of nucleon, orientation of spin of nucleon, स्पिन ऑफ न्यूक्लियन, मतलब वेलोसिटी पे और ओरिएंटेशन पे, दोनों पे तुम्हारे पास वो डिपेंड करेगा, ठीक। 6th नंबर लिखो, 6th नंबर लिखो, न्यूक्लियर फोर्सेस आर नॉन सेंट्रल। न्यूक्लियर फोर्सेस आर नॉन सेंट्रल। क्वेश्चन में लिख लो, टेंसर नेचर का होता है, टेंसर नेचर का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलरेडी आरपीएससी और सेट इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिसका आंसर तुम्हारे पास यही था, ठीक है। देखो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज इनकरेक्ट अबाउट द न्यूक्लियर फोर्स। ऑप्शन ए, न्यूक्लियर फोर्सेज आर स्पिन डिपेंडेंट। ऑप्शन बी, न्यूक्लियर फोर्सेज आर चार्ज इंडिपेंडेंट। ऑप्शन सी, न्यूक्लियर फोर्सेज आर सेंट्रल फोर्सेज। ऑप्शन डी तुम्हारे पास में न्यूक्लियर फोर्सेज आर शॉर्ट रेंज फोर्सेज। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन, बिकॉज मैंने बोला न्यूक्लियर फोर्सेज आर सेंट्रल फोर्सेज, लेकिन होते क्या हैं ये, नॉन सेंट्रल, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एग्जाम में बनेंगे, ध्यान रखना। तो प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट लिखिए इसकी प्रॉपर्टी, न्यूक्लियर फोर्सेज आर एक्सचेंज इन नेचर। न्यूक्लियर फोर्सेज आर exchange in nature। न्यूक्लियर फोर्सेज आर एक्सचेंज इन नेचर। 8 नंबर लिखिए, 8वां नंबर लिखिए इसके अंदर, न्यूक्लियर फोर्सेज possesses the property of saturation। न्यूक्लियर फोर्सेज
possesses the property of saturation. सैचुरेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि ईच न्यूक्लियन इनसाइड द न्यूक्लियस सभी न्यूक्लियन पे फोर्स नहीं लगाता है, वो एक स्पेसिफिक न्यूक्लियन पे ही फोर्स लगाता है जो कि उसकी रेंज में आते हैं. दैट इज द सैचुरेशन प्रॉपर्टी. ठीक. नेक्स्ट लिखिए न्यूक्लियर फोर्सेस या न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स ऑन हेड्रॉन्स. न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स ऑन हेड्रॉन. हेड्रॉन का मतलब जो भारी पार्टिकल्स होते हैं, है ना. अगर किसी ने पार्टिकल फिजिक्स पढ़ी होगी तो हेड्रॉन्स कौन कौन से आते हैं हेड्रॉन्स के अंदर? मेसोन, बेरियन. जबकि हल्के कौन से होते हैं? लेप्टॉन्स हल्के होते हैं, है ना. तो ध्यान, एक देखो तुम्हें आरपीएससी में इसी से रिलेटेड के क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ध्यान रखना न्यूक्लियर फोर्स इन दोनों पे वर्क करते हैं. नेक्स्ट लिखो न्यूक्लियर फोर्स डू नॉट एक्ट ऑन लेप्टॉन्स, क्योंकि वो हल्के होते हैं. ठीक. न्यूक्लियर फोर्स डू नॉट एक्ट ऑन लेप्टॉन्स. ठीक है, अपन पढ़ेंगे पार्टिकल फिजिक्स में लेप्टॉन्स कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, म्यून और टोयन और उनके न्यूट्रिनो, दैट इज द लेप्टॉन्स. ठीक है, एंटी पार्टिकल्स भी लेप्टॉन्स के होते हैं. नेक्स्ट लिखिए 11 नंबर. न्यूक्लियर फोर्सेस अकर बाय exchange of pi meson. Exchange of pi meson. समझ में आ रहा है? एक प्रोटॉन यहां पे है, एक प्रोटॉन यहां पे है, इनसाइड न्यूक्लियस है और एक रेंज के अंदर आ रहे हैं, तो क्या लगेगा दोनों के बीच? न्यूक्लियर फोर्स. ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन पे तभी फोर्स लगा सकता है जब उन दोनों प्रोटॉन के बीच में कोई ना कोई पार्टिकल क्या हो रहा हो? एक्सचेंज हो रहा हो. जिसको अपन क्या बोलते हैं? कौन सी थ्योरी बोलते हैं? युकावा थ्योरी ऑफ मेसोन. ठीक है, कि इनसाइड न्यूक्लियस दो न्यूक्लियन आपस में तभी इंटरेक्शन कर पाएंगे जब उनके बीच में एक मेसोन एक्सचेंज होता हो. ठीक है, वो अपन ने इसके बाद ही टॉपिक देखेंगे युकावा थ्योरी वाला. ठीक है, तो ये ध्यान रखना. तो देखो मैंने क्या बताया, क्वेश्चन आ सकता है इनकरेक्ट या करेक्ट करके बोल देगा. न्यूक्लियर फोर्सेस अकर्ड बाय एक्सचेंज ऑफ कोई भी नाम, सिग्मास पार्टिकल, है ना. एक्सचेंज ऑफ बेरियन बोल दिया, एक्सचेंज ऑफ लेप्टॉन बोल दिया, तो इनकरेक्ट हो जाएंगे ना तुम्हारे पास, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स कब लगता है? एक्सचेंज ऑफ पाई मेसोन के कारण लगता है. तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस. ठीक. नेक्स्ट लिखिए इसके अंदर, देखिए द स्ट्रोंगेस्ट न्यूक्लियर फोर्स the strongest nuclear force which acts between quarks, which acts between quarks, it is so strong that we cannot, लिखो, it is so strong that we cannot separate quark from hadrons. ठीक भाई, जैसे प्रोटॉन है तुम्हारे पास, ठीक, तो ये किससे मिलके बना होता है? डी क्वार्क्स होते हैं, ये पढ़ेंगे अपन. ठीक है ना. अप डाउन क्वार्क से मिलके. बट अपन इन क्वार्क्स को अलग अलग नहीं कर सकते. कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके बीच में स्ट्रोंगेस्ट न्यूक्लियर फोर्स लगता है, फ्रीली एडजस्ट नहीं करेंगे.
अगर फ्रीली एग्जिस्ट करने लग जाएंगे तो सब थ्योरी खराब हो जाएगी। जो अपन बोलते हैं कि चार्ज जो है क्वांटाइज रूल को फॉलो करता है, वो फॉलो ही नहीं करेगा ना, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज तो कितना होता है 2/3, इसके ऊपर कितना होता है 1/3 -1/3, ठीक है। तो सीधी सी बात है, चार्ज तो हमेशा क्वांटाइज रूल को फॉलो करते हैं, 1 2 3 4 -1 -2 ऐसे ही हो सकते हैं तुम्हारे पास में। अगर मैं अलग अलग कर दूंगा तो चार्ज क्वांटाइज रूल को फॉलो ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो कभी भी हेड्रॉन्स जो कि क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, उन क्वार्क्स को अलग नहीं कर सकते, बिकॉज वहां पे स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स लगता है, ठीक है। बाकी इसका पूरा प्रोसेस जो है अपन पार्टिकल फिजिक्स में देखेंगे, ठीक है, कि जब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लेके आते हैं तो उनके ऊपर रिपल्सन फोर्स लगता है, दूर ले जाते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, एक पोटेंशियल दिया जाता है, ठीक है, -AR + B/R से, जिसको अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स क्वार्क्स पे ही लगता है तुम्हारे पास हमेशा, ठीक है। हो सकता है तुम्हें पार्टिकल फिजिक्स में नहीं पढ़ाया होगा, क्योंकि अपन किसके लिए पढ़ रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अगर अपन बार के इंटरव्यू की तैयारी करते तो मैं पढ़ा देता, आपको कभी नहीं पूछेगा इसके अंदर ये, ठीक है। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि अपन इसमें स्किप करेंगे, बहुत सारी चीजें इसमें अपन स्किप करेंगे। क्यों स्किप करेंगे? क्योंकि इस लेवल के तुम्हारे क्वेश्चंस आते ही नहीं है ना असिस्टेंट प्रोफेसर इसमें। अगर इस लेवल के क्वेश्चंस आने लग जाएं तो फिर बाद में बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना। चलो, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी तुम्हें असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में। अगर किसी ने नेट का एक बार अच्छे से पढ़ रखा है तो इसमें बस टॉपिक्स कुछ एक्स्ट्रा होंगे, क्वेश्चंस का लेवल अलग होगा, थ्योरेटिकल पार्ट भी होगा तुम्हारे पास में, ठीक। चलिए नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए युकावा मेसोन थ्योरी। हेडिंग लिखिए युकावा मेसोन थ्योरी। युकावा मेसोन थ्योरी, युकावा मेसोन थ्योरी, ठीक। युकावा मेसोन थ्योरी में ओनली जो लास्ट में फॉर्मूला आएगा, जो कि हम पार्टिकल फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, कि रेंज ऑफ द एक्सचेंज पार्टिकल जो होती है वो प्रोपोर्शनल टू 1 रेंज ऑफ एक्सचेंज पार्टिकल प्रोपोर्शनल टू 1 बोलो जो पढ़ चुके हैं, मास ऑफ द एक्सचेंज पार्टिकल, ठीक है ना। इस पे डिपेंड करती है। ये अपन पार्टिकल फिजिक्स में जब स्टार्टिंग में फोर्सेस पढ़ेंगे तो वहां से निकल के आएगा, और निकल के वो यहां से आता है युकावा मेसोन थ्योरी से। तो लिखो इसके अंदर, देखो ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं ना। युकावा ने क्या बताया था, इनसाइड न्यूक्लियस कोई भी दो न्यूक्लियन इंटरेक्शन करते हैं तो इंटरेक्शन तभी कर पाएंगे जब उनके बीच में एक पार्टिकल का एक्सचेंज होगा, एंड दैट पार्टिकल इज मेसोन, पाई मेसोन, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लो दो छोटे बच्चे बॉल खेल रहे हैं ना, एक इधर बॉल फेंकता है वो कैच करता है, इधर बॉल फेंकता है वो कैच करता है, ठीक। जब मैं उनको बहुत दूर ले जाऊंगा तो क्या वो खेल पाएंगे? नहीं खेल पाएंगे ना। बहुत दूर ले गया मैं तो बॉल यहां तक पहुंचेगी नहीं, और बहुत पास ले आया तो खेल पाएंगे? नहीं खेल पाएंगे। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे तुम्हारे पास खेल पाएंगे। तो मतलब एक रेंज होनी चाहिए फिक्स। ऐसे ही युकावा ने भी यही बोला था कि इनसाइड न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियन के बीच में एक पर्टिकुलर रेंज होनी चाहिए, वहीं पे तुम्हारे पास फोर्स लगेगा, ठीक है। अगर रेंज के बाहर होगा तो फोर्स नहीं लगेगा, और वो फोर्स तभी लगेगा जब आप एक पाई मेसोन का एक्सचेंज होता है, तभी तुम्हारे पास में वो दो न्यूक्लियन आपस में फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लो, एक बार लिख लो, एक्सचेंज ऑफ पाई मेसोन। इसमें अपन किसकी बात करेंगे? एक्सचेंज ऑफ पाई मेसोन, एक्सचेंज ऑफ पाई मेसोन, ठीक। पाई प्लस, पाई माइनस और पाई 0, ठीक। देखो इसमें फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। बताओ भाई, जब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्स लगेगा तो कौन सा पार्टिकल एक्सचेंज होगा? पाई प्लस, पाई माइनस या पाई 0? क्यों होगा पाई 0? क्योंकि देखो यस, चार्ज कंजर्व नहीं होगा ना। अगर मैं पाई प्लस ले लूंगा तो भी कंजर्व नहीं होगा, पाई माइनस ले लूंगा तो भी कंजर्व नहीं होगा, है ना। तो क्वेश्चन में लिख सकते हो पाई नॉट एक्सचेंज, पाई नॉट एक्सचेंज। यहां पे तुम्हारे पास पाई नॉट एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, देखो प्रोटॉन इमिट पाई 0, प्रोटॉन इमिट पाई 0 एंड स्टिल रिमेन प्रोटॉन, एंड स्टिल रिमेन प्रोटॉन, स्टिल रिमेन प्रोटॉन, ठीक है। मतलब एक प्रोटॉन क्या होगा,
पाई जीरो पार्टिकल को इमिट करेगा और वापस क्या बना रहता है, वो प्रोटॉन बना रहता है। ठीक है, लिखो एंड प्रोटॉन एब्जॉर्ब पाई जीरो एंड स्टिल रिमेन प्रोटॉन तो यहां पे जो दूसरा प्रोटॉन है इसको एब्जॉर्ब करेगा और क्या रहेगा तुम्हारे पास, प्रोटॉन ही रहेगा। ये समझ में आया या नहीं आया भाई? देखो मान लो तुम्हारे पास, देखो समझ लो इधर, मान लो तुम्हारे पास एक प्रोटॉन ये है, एक प्रोटॉन ये है। ठीक है, मैं इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन देखना चाह रहा हूं। तो क्या होगा, ये वाला प्रोटॉन क्या करेगा, प्रोटॉन ही रहेगा और एक पाई जीरो पार्टिकल को इमिट करेगा। ठीक है, अब ये पाई जीरो क्या करेगा, इससे क्या करेगा, एब्जॉर्ब, ये प्रोटॉन इस पाई जीरो को एब्जॉर्ब करेगा और साथ में क्या मिलेगा आपको, प्रोटॉन ही मिलेगा। ये बोल रहा है। तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन किसके थ्रू हुई, इस पाई नॉट के थ्रू हो गई। ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं एक्सचेंज पार्टिकल, कि इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगी इस पाई नॉट के कारण होगी। समझ में आ गया? तो ये होती है तुम्हारे पास में युकावा मेसोन थ्योरी। नीचे लाइन से लिखो, फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक, देखो डेल्टा ई नहीं, मान लो तुम्हारे पास एक न्यूट्रॉन है, वो क्या करेगा, एक प्रोटॉन प्लस पाई माइनस बनाएगा एंड वो प्रोटॉन क्या करेगा, उस पाई माइनस को एब्जॉर्ब करेगा और क्या बनाएगा, न्यूट्रॉन। वही तरीका रहेगा, पाई माइनस प्रोटॉन न्यूट्रॉन को इंटरेक्ट करवाएगा। दैट इज द एक्सचेंज पार्टिकल। ठीक, नीचे लाइन से लिखो इसके अंदर, नाउ फ्रॉम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, नाउ अगेन फ्रॉम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है भाई, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन एनर्जी एंड टाइम। ये होता है डेल्टा ई डेल्टा टी इज इक्वल टू एच क्रॉस। चलो अब देखो, बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे। अभी आपने क्या क्या पढ़ा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एक तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स एच क्रॉस, एक डेल्टा ई डेल्टा टी, और भी होता है क्या, ये दो ही होते हैं, क्या होता है बताओ, डेल्टा एल डेल्टा थीटा एच क्रॉस। मतलब ये एंगुलर हो गया, ये लीनियर मोमेंटम है, ये एंगुलर मोमेंटम हो गया, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। अच्छा मैं ऐसे क्यों नहीं लिखता, डेल्टा ई डेल्टा पी, ऐसे क्या दिक्कत है, ये क्यों नहीं लिखता हूं मैं, यही क्यों लिखता हूं? समझ में आया? अनसर्टेनिटी जो होता है वो पोजीशन मोमेंटम, एनर्जी टाइम एंड एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर पोजीशन, इसमें ही क्यों होता है? क्या इन दोनों में डेल्टा ई और डेल्टा पी में नहीं ले सकता क्या मैं? ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर पूछते हैं। ठीक है भाई, इन दोनों में ही अनसर्टेनिटी क्यों होता है? ऑनलाइन स्टूडेंट बताओ भाई, इसमें ही अनसर्टेनिटी क्यों होता है, इनमें क्यों नहीं होता है? ठीक है, तो ये नेट का अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो वहां पे सारी चीजें बताई जाती है कि इसमें तुम्हारे पास में क्यों नहीं होता है। तो आप जब क्लासिकल में पढ़ोगे तो क्लासिकल में आपको बताया जाएगा कि दो ऐसी क्वांटिटी जो कि कैनोनिकली कॉन्जुगेट होती है, वहीं पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है। ठीक है, जब अपन कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह पढ़ेंगे क्लासिकल में तो वहां पे अपन देखेंगे कि पोजीशन और मोमेंटम दोनों कैनोनिकली कॉन्जुगेट होते हैं। ठीक है, एनर्जी और टाइम दोनों कैनोनिकली कॉन्जुगेट होते हैं, और ये भी तुम्हारे पास कैनोनिकली कॉन्जुगेट होते हैं। दिस इज नॉट द कैनोनिकली कॉन्जुगेट, तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी नहीं होता है। ठीक है, तो वो अपन देखेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर। चलिए तो लिखो डेल्टा ई डेल्टा टी एच क्रॉस के बराबर लिखो। नाउ जो डेल्टा ई होता है, डेल्टा ई दैट इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, लिख लो
एनर्जी ये होती है तुम्हारे पास में mc², एंड डेल्टा टी जो होता है, टाइम कितना होता है भाई, समय बराबर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं पार्टिकल इनसाइड द न्यूक्लियस आपके पास में रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, तो उसका मोशन किसकी तरह होगा, उसका मोशन किसके बराबर होगा, वेलोसिटी किसके बराबर होगा, स्पीड ऑफ लाइट c के बराबर। तो इसको मैं लिख सकता हूं r डिवाइडेड बाई c, है ना। डिस्टेंस r, रेंज हो गई तुम्हारे पास, वेलोसिटी आपके पास में c हो गई। ठीक, तो लिख लो इसके अंदर, सो mc², ठीक है, इनटू में, क्योंकि यहां पे वैल्यू रख रहा हूं मैं, r बाई सी किसके बराबर हो जाएगा, h क्रॉस के बराबर, एक c से c कैंसिल आउट हो गया, तो r किसके बराबर हो गया भाई, h क्रॉस अपॉन में mc। ठीक, तो ये तुम्हारे पास क्या है, रेंज, और ये तुम्हारे पास m क्या है, मास ऑफ एक्सचेंज पार्टिकल, मास ऑफ एक्सचेंज पार्टिकल। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो रेंज होता है वो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m एक्सचेंज, m एक्सचेंज। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेना। अच्छा, क्या मैं इस इक्वेशन को, देखो इधर, इस वाले इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, r इज इक्वल टू एच क्रॉस सी अपॉन, लिख सकता हूं ना ऐसे। मैं सिंपली सी से सी कैंसिल आउट नहीं किया मैंने, सी को मैं इधर ले गया, mc² को इधर ले आया, तो सिंपली तुम्हारे पास ये बन जाएगा। तो हो सकता है न्यूमेरिकल पर्पज के लिए मैं ये वाला इक्वेशन भी यूज में लूं, न्यूमेरिकल पर्पज के लिए। ठीक, तो दिस इज द मेसोन थ्योरी, युकावा थ्योरी ऑफ मेसोन, या युकावा मेसोन थ्योरी बोल दो। ठीक, लिखिए क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल लिखिए, जो कि आपकी बीएससी की बुक में दे रखा होगा, देखो ग्रेजुएशन वाली बुक में, द मेसोन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेज, द मेसोन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेज, the Meson theory of nuclear forces assume the virtual exchange of pions, assume virtual exchange of pion, virtual exchange of pion if a nucleon emit a, देखो, if a nucleon emit a virtual pion of rest mass 270, rest mass 270 mass of electron, calculate the range of the nuclear force, calculate range of nuclear force, range of nuclear force। बताओ भाई जल्दी से, रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, आपको रेंज बताना है, किसमें किसमें बताओगे, बताओ ऑप्शन किसमें मिलने चाहिए आपको, यूनिट्स क्या होनी चाहिए रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स की, बोलो जल्दी। फर्मी में ही होती है, तो फर्मी में तुम्हें आंसर निकालना है, निकालो जल्दी से।
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की मल्टीप्लाई करना 270 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोल रहा है? इफ ए न्यूक्लियन इमिट ए वर्चुअल पायोन ऑफ फ्रेश मास दिस, हाँ बिल्कुल, यानी कि आपको जो एम पाई दे रखा है वो किसके बराबर दे रखा है? 270 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको दे रखा है तुम्हारे पास। रितु बता रही है 1.5 फर्मी, हाँ ठीक है, लगभग 1.43 फर्मी आ रहा है ना, 1.43 फर्मी आ रहा है भाई, देख लो। यस वेरी गुड। देखो क्या दे रखा है ना, सोचो मत, जाता सोचना थोड़ी है। द मेसोन थ्योरी, मेसोन थ्योरी मतलब तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि दो न्यूक्लियन के बीच में इंटरेक्शन पाई मेसोन के कारण होता है ना। न्यूक्लियर फोर्सेस एज्यूम, एक्सप्लेन भी कर रखा है। इफ ए न्यूक्लियर इमिट ए वर्चुअल पायोन ऑफ दिस, कैलकुलेट द रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। तो रेंज क्या होता है भाई? क्या फॉर्मूला लिखा आपने? R इज इक्वल टू एच क्रॉस सी अपॉन में एम सी स्क्वायर, ये लिखा आपने। चलो एच क्रॉस सी की वैल्यू 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू में फर्मी, यही तो होता है बस। एच क्रॉस सी की वैल्यू यही होती है तुम्हारे पास, है ना। अच्छा एम सी स्क्वायर, अच्छा मास बताओ जल्दी से कितना है? मास किसका आएगा? मास होता है एक्सचेंज पार्टिकल का। एक्सचेंज पार्टिकल क्या है? पायोन ही तो एक्सचेंज हो रहा है तुम्हारे पास में, तो इसका इतना मास है 270 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास किस में लिखोगे? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का मास आपने पढ़ा होगा 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं इतना लिख देता हूं तो एनर्जी की यूनिट हो गई, डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा? ये समझ में आया या नहीं आया? स्टार्टिंग में लिखवाया था ना कि इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है, इसका मास इतना होता है। इनटू में क्या है? सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो आंसर किस में मिलेगा? सोल्व कर लो, तुम्हारे पास आ जाएगा 1.43 फर्मी। यस शीतल वेरी गुड, 1.43 फर्मी। चले भाई आगे, क्लियर है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट लिखिए इसके अंदर हेडिंग न्यूक्लियर मॉडल्स, ठीक है। अब हम जितने भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, स्पिन पैरिटी पढ़ा, उसका मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ा, एंगुलर मोमेंटम पढ़ा, क्वाड्रुपल मोमेंट पढ़ा, ठीक है। उन सबको समझने के लिए मॉडल्स की हेल्प लेते हैं। तो कौन कौन से मॉडल्स दिए गए, तो लिखो न्यूक्लियर मॉडल्स, हेडिंग लिखिए न्यूक्लियर मॉडल्स, न्यूक्लियर मॉडल्स, ठीक। तो जस्ट टू एक्सप्लेन दी प्रॉपर्टी ऑफ द न्यूक्लियस कुछ मॉडल्स दिए गए। उसमें पहला मॉडल कौन सा है भाई तुम्हारे पास? LDM, दैट इज लिक्विड ड्रॉप मॉडल। सेकेंड न्यूक्लियर शेल model, and third is collective model, collective model, ठीक। कलेक्टिव मॉडल, तो सबसे पहले अपन कौन सा पढ़ेंगे भाई? लिक्विड ड्रॉप मॉडल, ठीक। इसके अपन लास्ट में क्या क्या इसके एप्लीकेशन है वो देखेंगे, और क्या क्या इसके तुम्हारे पास फेलियर हो गए वो देखेंगे। फेलियर के बाद में अपन किस में जाएंगे? न्यूक्लियर शेल मॉडल में। वो इससे कुछ अच्छा है लिक्विड ड्रॉप मॉडल से, ठीक है, बट उसके भी कुछ फेलियर थे। फिर अपन किस में जाएंगे? कलेक्टिव मॉडल, जो कि कॉम्बिनेशन होता है लिक्विड ड्रॉप मॉडल और न्यूक्लियर शेल मॉडल का, है ना। चलिए लिखिए लिक्विड ड्रॉप मॉडल, तो लिखो इसके अंदर
लिखो इसके अंदर। तो ये सबको पता है लिक्विड ड्रॉप मॉडल में क्या होता है, जो न्यूक्लियस है उसको क्या माना गया, एक लिक्विड ड्रॉप की तरह माना गया, उसमें कुछ सिमिलरिटीज थी, है ना, उसके बाद में उसको एक लिक्विड ड्रॉप की तरह माना गया। जैसे फॉर एग्जांपल क्या देखा गया, लिक्विड ड्रॉप कैसा होता है, शेप कैसा होता है उसका, स्फेरिकल। इसमें भी शेप क्या होता है तुम्हारे पास, स्फेरिकल होता है ना, न्यूक्लियस का भी। अच्छा, लिक्विड ड्रॉप में बहुत सारे क्या होते हैं, एक ड्रॉप में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे न्यूक्लियस में बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स होते हैं। ठीक है, क्या लिक्विड ड्रॉप जो है उसका डेंसिटी क्या रहता है, कांस्टेंट होता है ना, उसके शेप पे डिपेंड नहीं करता, चाहे छोटा न्यूक्लियस लिक्विड ड्रॉप हो चाहे बड़ा लिक्विड ड्रॉप हो। सिमिलरली जो आपके पास न्यूक्लियस है उसका डेंसिटी भी अपने क्या देखा था, कांस्टेंट। कितना होता है मास डेंसिटी, 10⁻77। वो जो 44 बता रहे हैं वो क्या होता है तुम्हारे पास में, न्यूक्लियर पार्टिकल डेंसिटी, जिसको अपन नंबर डेंसिटी बोलते हैं, है ना, ये ध्यान रखना। ऐसे न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी किस पे डिपेंड करता है, Z/A के ऊपर डिपेंड करता है। वो चीजें देखो क्लियर होनी चाहिए, जो पढ़ा दिया वो क्लियर, जो नहीं है क्लियर इसका मतलब तुम पढ़ ही नहीं रहे, फिर तो कोचिंग करने का फायदा नहीं है ना असिस्टेंट प्रोफेसर के अलग से, है ना। जो पढ़ा दिया जाए वो क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल सटीक आंसर होना चाहिए। तो लिखिए इसके अंदर लिक्विड ड्रॉप मॉडल में, लिखिए फर्स्ट प्रपोज्ड बाय एन बोर एंड एफ कॉलकर, KALCKAR in 1937। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूं, देखो कोई सोचे कि सर इससे थोड़ी क्वेश्चन आएगा, आ सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, जस्ट आपको साइंटिस्ट कैसे नाम देंगे, है ना, और साइड में पूछेंगे वो किसके बारे में एक्सप्लेन किया। ऐसे अपन लास्ट में जब अपना न्यूक्लियर फिजिक्स खत्म हो जाएगा उसके बाद में अपन देखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, एक तरफ आपको बोल देगा कि एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, वो किसके थ्रू देखी गई। ठीक है, तुम्हारे पास में इलेक्ट्रॉन का स्पिन +½ -½ होता है, वो किसके थ्रू देखा गया, समझ में आ रहा है। एक डेविसन नंबर एक्सपेरिमेंट होता है तुम्हारे पास में, उसमें क्या बताया जाता है। तो ऐसे 4 इधर होते हैं 4 इधर होते हैं, इस तरह से तुम्हारे पास क्वेश्चन पूछते हैं, तो वैसे क्वेश्चन भी अपन देखेंगे। तो लिखो 1937 लेटर अप्लाइड बाय CF1 विजाकर, ठीक, एंड HA बेथे टू डेवलप दी विजाकर सेमी इंपेरिकल फॉर्मूला, टू डेवलप सेमी इंपेरिकल फॉर्मूला, ऐसे लिख लो, सेमी इंपेरिकल फॉर्मूला, सेमी इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक, तो लिख लो इधर, सबसे पहले लिखो सिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज क्या क्या थी भाई न्यूक्लियस में और लिक्विड ड्रॉप में। तो एक तरफ तो लिख लो लिक्विड ड्रॉप और एक तरफ लिख लीजिएगा आप न्यूक्लियस। ठीक, सबसे पहले लिक्विड ड्रॉप की बात करेंगे तो अपने पास में मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। लिक्विड ड्रॉप में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। और न्यूक्लियस की बात करेंगे तो न्यूक्लियॉन्स। ठीक, यहां पे लिक्विड ड्रॉप में ड्रॉप को स्फेरिकल शेप बना के कौन सा फोर्स रखता है भाई, स्फेरिकल शेप बना के। अच्छा, न्यूक्लियस में उसको स्फेरिकल शेप बनाने के लिए कौन सा फोर्स मेन डोमिनेट करता है, न्यूक्लियर फोर्स, है ना। हाँ, और उसके अंदर लिक्विड ड्रॉप के अंदर
वांडरवाल फोर्स, जिसको अपन टेंशन फोर्स भी बोलते हैं। तो लिखो इसके अंदर, लिखो सरफेस टेंशन फोर्स ऑफ लिक्विड, इतना लिख लो बस, सरफेस टेंशन फोर्स ऑफ लिक्विड, लिक्विड, ठीक है। और इसके अंदर लिख लो न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक। तीसरा लिखो, तीसरा लिखो लिक्विड ड्रॉप में डेंसिटी कांस्टेंट होता है इसका, इसका डेंसिटी क्या होगा भाई, कांस्टेंट होगा, इंडिपेंडेंट ऑन साइज, साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। और इसका डेंसिटी भी क्या होता है, इसका डेंसिटी भी आपके पास कांस्टेंट होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ ए। नेक्स्ट लिखो फोर्थ नंबर लिखिए, लिक्विड ड्रॉप में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके इंटरनली क्या होता है, उनमें वाइब्रेशंस होते हैं। तो लिखो इसमें इंटरनल थर्मल वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इंटरनल थर्मल वाइब्रेशंस ऑफ मॉलिक्यूल, उसको कंपेयर किया गया है यहां की काइनेटिक एनर्जी से। लिखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स, समझ में आ रहा है ना। इनसाइड न्यूक्लियस न्यूक्लियॉन्स मोशन करते हैं तुम्हारे पास। सिमिलरली जब मैं किसी एक लिक्विड ड्रॉप की बात करूंगा तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं, तो उसके मोशन उसके काइनेटिक एनर्जी से तुम्हारे पास किया गया है ना, सिमिलरिटीज बताई गई है। नेक्स्ट लिखो फिफ्थ नंबर लिखो, इसमें आपने देखा होगा कांस्टेंट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, यही होती है ना, एक पर्टिकुलर रेंज के बाद में लगभग तुम्हारे पास कांस्टेंट आता है, इस तरह से आता है ना तुम्हारे पास भाई, यहां पे तुम्हारे पास लगभग इसके बाद ये कांस्टेंट होता है यहां तक, ठीक है ना। तो सिमिलरली लिखो इसके अंदर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन। तो लिक्विड ड्रॉप में जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो भी तुम्हारे पास कांस्टेंट होती है। दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ये कुछ सिमिलरिटीज थी, ठीक है ना, जिसके बेसिस पे लिक्विड ड्रॉप को न्यूक्लियस को एक लिक्विड ड्रॉप माना गया, ठीक है। लिख लो डिफरेंसेस, डिफरेंसेस, ठीक। डिफरेंसेस में लिख लो देखो, जो लिक्विड ड्रॉप को अपन देख सकते हैं तो क्या हो गया, एक मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना हो गया, मतलब एक क्लासिकली उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, जबकि न्यूक्लियस एक माइक्रोस्कोपिक है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, क्वांटम मैकेनिकली, है ना। तो पहला लिख लो इसके अंदर डिफरेंसेस क्या है, लिक्विड ड्रॉप जो है, लिक्विड ड्रॉप जो है वो मैक्रोस्कोपिक होती है, हाँ मैक्रोस्कोपिक, तो इसका क्लासिकली बिहेवियर देखा जाएगा, क्लासिकली ट्रीटमेंट देखा जाएगा, जबकि ये तुम्हारे पास में न्यूक्लियस जो है एक माइक्रोस्कोपिक पिक्चर होती है और इसका बिहेवियर क्वांटम मैकेनिकली देखा जाएगा। ठीक, यहां पे तुम्हारे पास जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी मिलती है, इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल मिलता है, वो किस में मिलता है, वो मिलता है आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, जबकि इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन किस में मिलेगा भाई, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो ये कुछ दो डिफरेंसेस थे, कुछ सिमिलरिटीज थी जो कि आपको पता होना चाहिए।
हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कल अपन इससे आगे पढ़ेंगे। इसमें कल अपन देखेंगे SEMF। एक क्वेश्चन फिक्स है, सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला। डायरेक्टली क्या पूछता है कि उसका जो सरफेस एनर्जी है वो मास नंबर ए पे कैसे डिपेंड करता है, वॉल्यूम एनर्जी मास नंबर ए पे कैसे डिपेंड करता है, कुलाम्बियन एनर्जी। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आरपीएससी में। दूसरा, तुम्हें कोई एक मास का इक्वेशन दे देगा, बाइंडिंग एनर्जी का इक्वेशन दे देगा और बोलेगा इसमें से इस पे मोस्ट स्टेबल आइसोबार कौन सा है। तो ये आपने नेट में भी, गेट में भी किए होंगे, और नेट इसमें आरपीएससी में 2 बार एग्जाम हुआ है, दोनों बार पूछा हुआ है, दोनों से, मतलब यहां से 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं SEMF से, है ना। तो वो अपन कल देखेंगे, और कल ही अपना होपफुली न्यूक्लियर शेल मॉडल भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए।